चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है तो ये होता है एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 55 के अनुसार अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा होता है। राष्ट्रपति को भारत के संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा तथा साथ ही राज्य विधायिकाओं यानी कि जितनी भी विधानसभाएं हैं उनके निर्वाचित सदस्यों के द्वारा 5 साल की अवधि के लिए चुना जाता है। यानी कार्यकाल भी बात की गई है राष्ट्रपति के 5 साल के लिए। और किस अनुच्छेद के अनुसार चुनाव होता है ये भी मैंने बता दिया है आपको। और किस प्रक्रिया अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा उसका चुनाव किया जाता है। आगे चलते हैं। राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाता है? तो वो दिलवाते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश। और अगर भारत के मुख्य न्यायाधीश नहीं हैं तो उनकी अनुपस्थिति में जो भी वरिष्ठ न्यायाधीश होगा वो उनको शपथ दिलवाएगा। चलिए इसका भी थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। राष्ट्रपति की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करते हैं क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ही राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाते हैं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव का उल्लेख संविधान के आर्टिकल या अनुच्छेद 54 में है। उसके अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप में होता है जिसे अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत पद्धति कहा गया है। और राष्ट्रपति का चुनाव एक इलेक्टोरल कॉलेज करता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पूर्व ही हो गई थी? तो वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। कार्यकाल पूरा करने से पहले उनकी डेथ हो गई थी। चलिए इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन स्वतंत्रता सेनानी एवं भारत के तीसरे राष्ट्रपति तथा प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। देखिए ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको ध्यान दीजिएगा। स्वतंत्रता सेनानी थे और भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे और पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे जिनका कार्यकाल 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक था। 1969 में असमय उनकी डेथ हो जाती है। वे अपना राष्ट्रपति वाला जो कार्यकाल था पूरा नहीं कर सके। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत में आधुनिक शिक्षा के सबसे बड़े समर्थकों में से एक थे और उन्होंने अपने नेतृत्व में जामिया मिलिया इस्लामिया के नाम से एक केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में नई दिल्ली में मौजूद है जो अभी उसकी स्थापना किया था, जहाँ से हजारों छात्र हर साल अनेक विषयों में शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो हमने जाकिर हुसैन को देखा, आपने भी पढ़ा, ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। आगे चलते हैं। विदेशी देशों के सभी राजदूतों का कमिश्नरों के प्रत्यय पत्र किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? तो वो किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। ये आप याद रखेंगे। थोड़े राष्ट्रपति के कामों को भी देख लेते हैं। राष्ट्रपति के निम्नलिखित कार्य हैं। कार्यपालिका अधिकार जिन्हें वह प्रत्यक्ष या अपने अधीनस्थों द्वारा प्रयुक्त कर सकता है, कार्यपालिका के अधिकार हैं। राष्ट्र के उच्च पदस्थ अधिकारियों की स्थापना जैसे उच्चतम उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश और राज्यपालों की उसके द्वारा की जाती है। सशस्त्र सेनाओं का कमांडर यानी तीनों सेनाओं का कमांडर राष्ट्रपति होता है। मृत्युदंड आदि को क्षमा करने की शक्ति यानी क्षमादान की भी शक्ति उसको है। राजदूतों की स्थापना, राजदूतों को कहाँ कहाँ स्थापित करना है, कहाँ कहाँ भेजना है। लोकसभा को भंग करने का अधिकार, अध्यादेशों को जारी करने का अधिकार और आपातकालीन अधिकार, ये सब राष्ट्रपति के अधिकारों में शामिल है। आगे चलते हैं। अब राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति के बारे में ही बात करते हैं। राष्ट्रपति अपनी क्षमादान शक्ति का प्रयोग निम्न में से किस प्रकार के दंड के मामले में कर सकता है? मृत्युदंड में भी कर सकता है, सैनिक अदालत द्वारा दिए गए दंड के बारे में भी कर सकता है और ऐसे मामलों में दिए गए दंड जो संघीय कार्यपालिका के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत हो। उपरोक्त सभी इसका सही आंसर है। यानी इन तीनों तरह के दंडों में क्षमादान करने की शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 की न्यायिक शक्ति के तहत अपराध के लिए दोषी करार दिए गए व्यक्ति को राष्ट्रपति क्षमा अर्थात दंडादेश का निलंबन, प्राणदंड स्थगन यानी किसी को अगर फांसी दी गई है तो उसका स्थगन भी कर सकते हैं, राहत और माफ़ी प्रदान कर सकता है। ऐसे मामले निम्नलिखित है जिनमें राष्ट्रपति के पास ऐसी शक्तियाँ होती हैं। कौन कौन से वो देख लेते हैं। संघीय विधि के विरुद्ध दंडित व्यक्ति के मामले, सैनिक जो न्यायालय उनके द्वारा दंडित व्यक्ति को मामले और मृत्यु दंड पाए गए व्यक्तियों के लिए मामले, इनमें क्षमादान की शक्ति है। और कौन सा अनुच्छेद में? अनुच्छेद 72 की हम लोग बात कर रहे हैं। आगे चलते हैं। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन एक कुछ समय के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वाराहगिरी वेंकटगिरी, ज्ञानी जेल सिंह या शंकर दयाल शर्मा। तो ज्ञानी जेल सिंह इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी
आप देख सकते हैं। अब थोड़ा सा ज्ञानी जैल सिंह के बारे में हम लोग जान लेते हैं, एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। ज्ञानी जैल सिंह जो थे 5 मई 1916 से 25 दिसंबर 1994 ये इनका कार्यकाल था, और 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987 भारत के ये 7वें नंबर के राष्ट्रपति थे। माफ़ कीजिएगा, ये इनका डेट ऑफ बर्थ और ये इनका कार्यकाल। 1987 तक वे अपने कार्यकाल के दौरान इन्हें ऑपरेशन ब्लू स्टार में इंदिरा गांधी की हत्या जैसे दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों से गुजरना पड़ा। गुटनिरपेक्ष आंदोलन NAM राष्ट्रों की एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिन्होंने निश्चय किया है कि वे विश्व के किसी भी पावर ब्लॉक के संग या विरोध में नहीं रहेंगे। राष्ट्रपति बनने से पहले जैल सिंह इसके अध्यक्ष थे, ये आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता? लोकसभा राज्यसभा दोनों लेती हैं, विधानसभा भी लेती है, परंतु विधान परिषद ये चुनाव में भाग नहीं लेती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी ये सही आंसर होगा, ये आप याद रखेंगे। कौन कौन भाग लेता है उस पर नज़र डाल लेते हैं थोड़ा सा। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य यानी लोकसभा और राज्यसभा के, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य यानी विधायक जितने भी हैं, केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली और पौंडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ये 3 तरह के लोग इसमें भाग लेते हैं जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है। आगे चलते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, संसद के दोनों सदनों द्वारा उपराष्ट्रपति को चुना जाता है, ये आप याद रखेंगे। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें लोकसभा के सदस्य एवं राज्यसभा के सदस्य आते हैं। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार भी मतदान कर सकते हैं। निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है, यानी कि जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है वैसे ही उपराष्ट्रपति का चुनाव भी किया जाता है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य की विधानसभाओं के सदस्यों को मत देने का अधिकार नहीं है। यही राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मुख्य अंतर है। वहाँ पर विधानसभा के जो विधायक हैं समूचे देश के वो भी चुनाव करते हैं, परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में वो मत नहीं देते हैं, मतदान नहीं करते हैं। आगे चलते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? पहला है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर S राधाकृष्णन थे, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, ये गलत है, ये बी ही जो है आपका गलत हो जाएगा। सी है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, बिल्कुल सही बात है। और चौथा है उपराष्ट्रपति की योग्यता प्राप्त करने के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए, ये भी सही बात है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, क्योंकि असत्य कथन यही है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है। एक्सप्लेनेशन हमने इसका पहले देख लिया था, इसके एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। आपका ज़्यादा समय खराब हो ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाहता, इसलिए इसका एक्सप्लेनेशन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उपराष्ट्रपति के बारे में हमने 3-4 क्वेश्चनों में पहले पढ़ लिया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अपनी पदावधि समाप्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति और उसके पद से हटाने का अधिकार किसे है? तो वो अधिकार दिया गया है संसद को कि वो उपराष्ट्रपति को अपनी पदावधि समाप्त होने से पहले ही उसको हटा सकते हैं। पर कैसे हटा सकते हैं वो अब हम इस एक्सप्लेनेशन में जान लेंगे। उपराष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन पदावधि की समाप्ति से पहले ही पूर्ण कर लिया जाएगा। उपराष्ट्रपति को राज्य परिषद के प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 67 के अनुसार उपराष्ट्रपति अपने पद धारण करने की तारीख से 5 साल तक अपने पद पर रहेगा, किंतु वह किसी भी समय राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्यागपत्र दे सकेगा। वह राज्यसभा के ऐसे संकल्प से हटाया जा सकेगा जिसे राज्यसभा के सदस्यों ने अपने बहुमत से पारित किया है और जिसे लोकसभा पूरी तरह सहमत है। उल्लेखनीय है कि उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया की कोई व्यवस्था नहीं है। देखिए, उपराष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लग सकता, राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग लगेगा, और उपराष्ट्रपति को जो है हटाने के लिए राज्यसभा में एक संकल्प लाया जाएगा जिस पर सहमति देगा। इसके बाद लोकसभा और उपराष्ट्रपति जो है अपनी पदावधि से समाप्त होने से पहले ही हटा दिया जाएगा। आप समझे होंगे, मैंने इस एक्सप्लेनेशन को समझाया। आर्टिकल 63 भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 67 पद धारण करने से 5 साल तक अपने पद पर रहेगा, किंतु किसी भी समय राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है, और राज्यसभा के संकल्प से उसको बीच में भी हटाया जा सकता है जिस पर कि लोकसभा ने अपनी सहमति दे दी हो।